हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 11th का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग आज से लेक्चर शुरू कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग का पूरे केमिस्ट्री में यूज होता है, पूरे केमिस्ट्री में, चाहे वो इनऑर्गेनिक का सेक्शन हो, चाहे वो ऑर्गेनिक का सेक्शन हो, या कहीं पर भी केमिस्ट्री का हार्ट माना जाता है। मतलब जिस तरह से आदमी के अंदर हार्ट होता है तो उसी तरह से केमिस्ट्री के लिए जो हार्ट है वो केमिकल बॉन्डिंग है। अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग ठीक नहीं है या आपने उसको नहीं पढ़ा है तो फिर ये बहुत ही मुश्किल है आपको केमिस्ट्री समझना। मेरा पीरियोडिक टेबल का लेक्चर अभी आया नहीं है, बहुत जल्द वो भी आएगा। अभी केमिकल बॉन्डिंग हम स्टार्ट करते हैं। जो थोड़ा बहुत चीज पीरियोडिक टेबल का रिलेटेड होगा वो हम वहां पर समझाएंगे। केमिकल बॉन्डिंग जो हर एक जगह पर, इसके बिना कोई केमिस्ट्री ही नहीं है। पूरा केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही है, ठीक है। यहीं से इसका सबसे बेसिक चीज स्टार्ट होता है। जैसे आप जाते हैं और CH4 को मीथेन लिख देते हैं। क्यों लिख देते हैं? मतलब कैसे? सी पहले तो ये पता चलना चाहिए ना कि कार्बन 4 हाइड्रोजन बनाएगा, 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। अब बॉन्ड बोल दिए ना, मतलब अब वही बॉन्ड क्या है। मतलब जैसे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हुए रहता है, तो जो फिर बॉन्ड बोल दिए, ये बॉन्ड क्या है? पहले हम लोग ये बॉन्ड समझेंगे कि बॉन्ड क्या है। तो हेडिंग है, आप देख सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। देखिए केमिकल बॉन्डिंग में पहले बहुत सारा सवाल का जवाब है। दरअसल में केमिकल बॉन्डिंग क्या चैप्टर है, 2-3 क्वेश्चन का आंसर केमिकल बॉन्डिंग दे देता है। व्हाई डू एटम कंबाइंस एंड हाउ डू एटम कंबाइंस। व्हाई डू एटम कंबाइंस, एटम कंबाइंड क्यों होते हैं। हाउ डू एटम कंबाइंस, एटम कंबाइंड कैसे होते हैं। इसी का जवाब करते करते और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बेसिकली यही पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। बहुत पुराना बात आप सुने होइएगा कि कोई भी एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है एक्सेप्ट नोबेल गैस। एक्सेप्ट नोबेल गैस बोलना जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि नोबेल गैस तो बॉन्ड बनाता नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री में क्या है कि हर चीज का एक्सेप्शन होता है। अब जैसे अभी बोले कि हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 56, 86 होता है, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ऐसा कोई भी एटम जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, वो ऑक्टेट पूरा करता है और वो स्टेबल होता है। आपने ये पढ़ रखा है। ये सफिशियंट नहीं है और ये हमेशा सही भी नहीं है। तो अब जिस स्टैंडर्ड में हम लोग आए हैं, यहां पर हमें उस चीज से पर्दा उठाना है और देखना है कि क्या बात उतना ही या फिर उससे ज्यादा है। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में जो हम लोग पढ़ते हैं कि ऑक्टेट ही होता है, लेकिन यहां पर तमाम ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कि ऑक्टेट नहीं भी पूरा है और ऑक्टेट पूरा से ज्यादा है। सुपर ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट, सारे मॉलिक्यूल हैं, एग्जिस्ट करते हैं और वो स्टेबल भी होते हैं। BF3, BeCl2, SO2, SO3, PCl5, SF6, IF7। आपको क्या लगता है इसमें ऑक्टेट पूरा है? किसी में ऑक्टेट पूरा नहीं है, या तो ज्यादा है या फिर कम है, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करता है ना नेचर में। तब तो वो जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रखे थे कि ऑक्टेट पूरा होता है वो मॉलिक्यूल होता है खाली, तो फिर तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल भी पढ़ने वाले हैं। शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? देयर इज अ फोर्स ऑपरेट बिटवीन एटम्स which hold together 2 or more atoms is called chemical bond। 2 एटम को या 2 से ज्यादा एटम को भी बांध के रखने वाला एक फोर्स है, एक केमिकल फोर्स है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वैलेंस फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। 2 एटम या 2 से अधिक एटम्स को बांध कर रखने वाला जो फोर्स है, उसी फोर्स को क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। एज डिफिनेशन इज मेंशन्ड हियर कि कोई भी एटम नोबेल गैस को छोड़ करके फ्री तो होता नहीं है, किसी न किसी के फॉर्म में होगा। हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मिलेगा, H2O में मिलेगा, HCl में मिलेगा। अकेले हाइड्रोजन तो आपको नहीं मिलना है। ऑक्सीजन अकेले नहीं मिलेगा, O2 के फॉर्म में मिलेगा, H2O में मिल जाएगा। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इसको छोड़ करके बाकी जितने भी एटम्स आपको मालूम है, आपको याद है अभी इस समय, वो सभी के सभी किसी न किसी के साथ होते हैं, वो अकेले नहीं होते। इसी के बारे में हमको पढ़ना है। क्यों? देखिए
इट इज वेल नोन फैक्ट दैट द एक्सेप्ट इनर्ट गैस को छोड़ करके नो अदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट एटम अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। मतलब ये कि नोबल गैस को छोड़ करके ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ऑर्डिनरी कंडीशन पर वो फ्री स्टेट में आपको मिल जाए। ये पहला का यही मतलब हुआ। दूसरा भाई कि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द एटम्स मतलब नोबेल को छोड़ करके जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, क्लस्टर्स के फॉर्म में होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। लेकिन क्लस्टर्स ऑफ एटम्स के गुच्छा के फॉर्म में मिलेगा आपको, एक एटम ऐसे घूमता हुआ आपको नहीं मिलेगा। हाउ डू एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड व्हाई डू एटम्स फॉर्म बॉन्ड? यही चीज आपको कहा था मैंने कि व्हाई डू एटम कंबाइंड एंड हाउ डू एटम कंबाइंस इन केमिकल बॉन्डिंग। ये चीज पढ़ना है हमको इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ए मॉलिक्यूल्स विल ओनली बी फॉर्म इफ इट इज मोर स्टेबल एंड हैज अ लोअर एनर्जी देन द इंडिविजुअल एटम्स। इस दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी घटना जो होता है वो क्यों होता है? क्योंकि उसका स्टेबिलिटी बढ़ता है। ऐसा करने से वो स्टेबल फील करता है, वो अपने एनर्जी को कम करना चाहता है, वो अपने पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है। पोटेंशियल एनर्जी कम होने से उसके अंदर जो एक स्टेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाता है। स्टेबिलिटी समझाएं? आपको स्टेबिलिटी और एनर्जी का कहानी बताते हैं। जब एनर्जी बहुत होता है तो अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है, फिर हम बहुत उछल कूद करते हैं। लेकिन जब एनर्जी नहीं होता है, जब हम थके होते हैं, एनर्जी एकदम डाउन हो जाता है, तो हमारे अंदर ना स्टेबिलिटी एकदम से आने लगता है। जहां बैठेंगे वहां बैठे रहेंगे। अगर हम बात करें, अगर हम दौड़ रहे हैं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, हम दौड़ रहे हैं, बट क्या हम स्टेबल हैं? नहीं। जैसे दौड़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी मेरा खत्म होगा, फिर हम चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब हम चल ही सकते हैं। अब हम चलने में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, दौड़ने में नहीं, क्योंकि एनर्जी खत्म। लेकिन क्या आप हमेशा चलते रहेंगे? नहीं। कुछ दूर चलने के बाद आप फिर थक जाएंगे, मतलब आपका एनर्जी फिर से गया, अब और स्टेबल हो जाएंगे। अब आप ना कहीं पर बैठ जाएंगे। बैठे हुए आदमी का एनर्जी खड़े हुए आदमी से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी डाउन हो जाता है, वो और स्टेबल हो गया। हमेशा के लिए क्या कोई बैठ सकता है? नहीं, वो सो जाएगा, लेट जाएगा। लेटा हुआ आदमी के पास पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल भी कम होता है, एकदम से कम होता है। नहीं तो नहीं बोल सकते, लेकिन कम होता है। क्या देख रहे हैं आप? इस जो अभी हमने एग्जांपल दिया उसमें आपने क्या देखा कि एनर्जी को कम करने के लिए ही कोई काम होता है, एनर्जी बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं होता है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए काम होता है, और स्टेबिलिटी गेन तभी होगा जब मेरा एनर्जी लॉस होगा। सिस्टम की बात कर रहे हैं। यह होता है केमिकल बॉन्डिंग का एक बेसिक निचोड़, बेसिक कॉन्सेप्ट कि केमिकल बॉन्डिंग क्यों हुआ, व्हाई डू एटम कंबाइंस, जिसको हम कह सकते हैं कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोल सकते हैं? कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। क्या कारण है बॉन्डिंग के, वो सारे बात हम यहां पर करने वाले हैं जो केमिकल बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहले तो ये डेफिनेशन हो गया, और हां, क्योंकि मेरे स्लाइड में अभी पहले क्लासिफिकेशन आ गया है, अभी जो मैं बोल रहा था उस पर आऊंगा फिर से। थोड़ा सा क्लासिफिकेशन समझ लीजिए इसको यहां पर, ठीक है? आपको विजुअल है। चलिए, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड दो तरह का होता है, याद कीजिए। केमिकल बॉन्ड दो तरह का होता है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यहां पर हम, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और एक क्या होता है? वीक बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एक होता है वीक बॉन्ड। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ये बिटवीन एटम्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होते हैं वो बिटवीन एटम्स होते हैं, ठीक है? और जो वीक बॉन्ड होते हैं ये बिटवीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसीलिए इसको इंटर एटॉमिक बोलते हैं और वीक बॉन्ड को इंटर मॉलिक्यूलर बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो एनर्जी बहुत निकलेगा बाहर। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
बॉन्ड बनने से एनर्जी बाहर निकलता है, इसलिए तो बॉन्ड के बाद मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। तो एनर्जी जो होगा 200 किलो जूल के अप्रॉक्स निकलता है, कहां? जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में। और वीक बॉन्डिंग में 2 to 42 किलो जूल ऐसा मेजर्ड किया गया है ना। तो केमिकल बॉन्ड दो तरह का, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एटम्स के बीच में बनते हैं और वीक बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में जो एनर्जी बाहर निकलता है वो 200 किलो जूल पर मोल का हिसाब होता है, और जब वीक बॉन्ड होता है उसमें एनर्जी 2 to 42 किलो जूल पर मोल आउट होता है। अब जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसके 4 अलग अलग क्लासिफिकेशन है। आयोनिक बॉन्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। ये सारे बॉन्ड एटम्स के बीच में होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं होते हैं। और वीक बॉन्ड जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो उसका 2 नाम होता है, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और एक होता है वांडरवाल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड का एनर्जी 8 to 42 किलो जूल के अप्रॉक्स वैरी करता है। वहीं वांडरवाल फोर्स की भी बात करें तो इसका और कम होता है, 2 to 8 किलो जूल। यानी कि सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होता है, आप देख सकते हैं कि वो क्या होता है? वांडरवाल फोर्स होता है। ओवरऑल कितना टाइप हो गया? आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटालिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वांडरवाल फोर्स, 6 टाइप का। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लासिफिकेशन पूरे अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाते हैं कॉज ऑफ बॉन्डिंग पर। कॉज ऑफ बॉन्डिंग क्या है? सबसे पहला, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। कोई भी एटम बॉन्डिंग क्यों करेगा? स्टेबल होने के लिए। और स्टेबल कैसे होता है? स्टेबल होता है जब उसका एनर्जी लॉस होता है। जैसे जैसे एनर्जी लॉस होता जाएगा वैसे वैसे वो चीज स्टेबल होते चला जाएगा। तो पहला है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। वो चाहता है कि हम कम से कम एनर्जी रखें। जैसे H2 का एग्जांपल आपको देते हैं। हाइड्रोजन फ्री स्टेट में तो नहीं होता है, लेकिन जब आप उसको किसी तरीका से आइसोलेट करेंगे तो वो काफी रिएक्टिव होता है। वो उसके अंदर इतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो चाहता है कि कब कहां किससे रिएक्ट कर लें, ऐसा होता है। लेकिन वही हाइड्रोजन जब किसी दूसरे हाइड्रोजन से मान लीजिए कि अगर बॉन्ड बना लेता है तो वो सारा एनर्जी लॉस, सारा नहीं मतलब मैक्सिमम एनर्जी लॉस कर देता है और वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है? स्टेबल मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन पहले था और अब जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में है, क्या अंतर है उसमें? जो हाइड्रोजन पहले बॉन्ड न बनाया था उसके पास एनर्जी ज्यादा था, स्टेबिलिटी कम थी। और जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आ गया, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बॉन्ड बना लिया, अब उसका एनर्जी एकदम से कम है लेकिन उसका स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो यही कारण है कि मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एटम क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं टू गेन स्टेबिलिटी एंड रिलीज देयर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब जब भी दो एटम एक दूसरे के नजदीक आएंगे क्या ऑपरेट होता है? किस तरह का फोर्स वहां पर लगता है? आप जानते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रखे। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमता है। दो एटम अगर नजदीक लाएंगे तो दोनों में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन होगा, सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, लेकिन एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा। एक एटम के इलेक्ट्रॉन और फिर दूसरे एटम के बीच में न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो वेरियस टाइप्स ऑफ attractive and repulsive force start operating when two atom come close to each other। जब दो एटम एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो उसमें बहुत तरह के अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स लगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अब नेट रिजल्ट कुछ ना कुछ तो होगा, या तो रिपल्सन हो जाए या तो अट्रैक्शन हो जाए। तो कहते हैं कि अगर ओवरऑल अट्रैक्शन हो गया तो एटम चिपक जाएंगे, बॉन्ड बन जाएगा, वहां पर एटम स्टेबल हो जाएगा। और अगर रिपल्सन हो गया तो एटम्स दूर भागेंगे, कोई बॉन्डिंग नहीं होगा, मॉलिक्यूल और ज्यादा अनस्टेबल फील करेगा।
तो हमें लगता है कि शायद यही एक कारण है कि जब दो हाइड्रोजन पास में आते हैं तो अट्रैक्शन हो जाता है ओवरऑल, लेकिन दो हीलियम जब पास में आते हैं तो जरूर रिपल्सन हो जाता होगा, जिसके कारण He2 नहीं बन पाता है लेकिन H2 बन जाता है। ठीक है, अब देखिए, टू न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ द एटम रिपेल ईच अदर। दो न्यूक्लियस या दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। अगर नेट रिजल्ट अट्रैक्शन है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा। याद रखिएगा कि अगर अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा, अट्रैक्शन होगा एनर्जी डिक्रीज होगा, सिस्टम स्टेबल होगा। रिपल्सन होगा एनर्जी इंक्रीज होगा और सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ऐसा याद रखना है आपको। तो अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, लेकिन एनर्जी का उल्टा हो जाएगा। अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा। अब बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट करने चाहिए और फिर हम अब आगे बढ़ते हैं, अगर ये चीज समझ गए हैं तो। यहां पर एक ग्राफिकली देखिएगा, लगभग सभी बुक्स में आपको देखने को मिल जाते हैं हाइड्रोजन और एटम, हाइड्रोजन एटम को लेकर के। ये ग्राफ एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस और एनर्जी के बीच में है। जब दोनों हाइड्रोजन एटम दूर थे, दोनों हाइड्रोजन एटम क्या थे? दूर थे, दिख रहा है? तो जब दोनों हाइड्रोजन एटम दूर थे, दोनों के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या था? ज्यादा था। अब वो क्या होगा? धीरे धीरे एक दूसरे के पास आएगा। यहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये लाइन डिस्टेंस का है, जितना यहां आएंगे डिस्टेंस ज्यादा, और पीछे आते हैं डिस्टेंस क्या हो गया? कम, और पीछे आते हैं। यहां पर आकर के ओवरलैप हो गया, एक एटम दूसरे में समा गया, इतना ओवरलैपिंग आ गया। मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर बॉन्ड बन गया, मैक्सिमम अट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए, जब H2 होता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन और क्या बनाता है? H2। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एटम in non-bonded form and in bonded form? The hydrogen atom which is in bonded form will have minimum energy and the maximum stability, and the hydrogen atom which is in non-bonded state will have maximum potential energy and minimum stability। यहां पर हम लिख देते हैं maximum potential energy, minimum stability। यहां हो जाएगा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। इस तरह से जो चीज अभी आपको लैंग्वेज में बताया जा चुका है, उसी का जस्ट एक ग्राफ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कारण, ये तो पहला कारण हो गया नेट अट्रैक्शन के लिए, ताकि एनर्जी घट जाए और स्टेबिलिटी बढ़ जाए, इसके लिए मॉलिक्यूल एटम बॉन्ड बनाता है। दूसरी बात, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो चाहता है कि जिस तरह से नोबल गैसेस बॉन्ड बनाकर, बिना बॉन्ड बनाए हुए अपने बाहरी कक्षा में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे हाइड्रोजन ड्यूएट पूरा करता है, बट और अदर ऑक्टेट पूरा करता है। ठीक है, जैसे हीलियम के पास बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है बट दे आर स्टेबल, और बाकियों का 8 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में एंड दे आर स्टेबल। इसी के जैसा सब होना चाहता है। जैसा कि उसके पास 8 था तो स्टेबल है, तो मेरे पास भी 8 हो जाएगा तो हम भी स्टेबल हो जाएंगे। जिसके कारण ये अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को या तो ट्रांसफर करता है या तो शेयर करता है या कुछ तो करता है। क्या करने के लिए? अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए, कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, हम भी नोबल गैस की तरह हो जाएं। ठीक है, और हम स्टेबल बन जाएंगे। देखिए क्या लिखता है कि एटम कंबाइंस एक्वायर्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। एटम कंबाइंड होते हैं और वो हासिल करता है ऑक्टेट, एक्वायर ऑक्टेट इन देयर कॉन्फ़िगरेशन। दूसरी बात, केवल
आउटर इलेक्ट्रॉन को ही वो दे सकता है किसी को, या शेयर कर सकता है किसी को। ध्यान रहे, एक वैलेंस सेल होता है और एक इनर सेल होता है। इनर सेल के इलेक्ट्रॉन कभी कुछ नहीं करते। जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरेंस होता है तो आउटर सेल का ही होता है। ठीक है, यहां पर दिखाया गया है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तीसरी बात, इनर्ट गैस एलिमेंट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन एज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हेंस विल हैव मिनिमम एनर्जी। ठीक है, जो नोबल गैस होता है उसके बाहरी कक्षा में 1s2 होता है या फिर NH2NP6 होता है, यानी कि 8 होता है। तो वो कभी भी किसी के साथ, उसको जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ना देगा ना लेगा ना कुछ भी नहीं करेगा, ना शेयर करेगा। इसीलिए वो इनएक्टिव होता है, वो रिएक्टिव नहीं होता है, वो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है, वो ऑलरेडी पहले से क्या होता है, स्टेबल होता है। तो आपको पता चला व्हाई डू एटम कंबाइंस। व्हाई डू एटम कंबाइंस, पहला तो एनर्जी को लेकर के है, अपने कम करने के लिए, और दूसरा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये रीजन बताता है कि क्या है, क्यों व्हाई डू एटम कंबाइंस। हाउ डू एटम कंबाइंस का आंसर आज से शुरू हो चुका है। यहां से कैसे करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट, एटम को अपना इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्टेट पूरा करना है, कई तरीका हो सकता है। या तो वो शेयर कर दे किसी के साथ, या फिर वो ट्रांसफर करना शुरू कर दे। अब यही जब शेयर करते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड में चले जाते हैं, अगर ट्रांसफर करते हैं तो आयनिक बॉन्ड कहे जाते हैं। तो उसके इलेक्ट्रॉन के तरीका से, इलेक्ट्रॉन किस तरीका से वो ट्रांसफर ले रहा है, उसी से जो बॉन्ड बना है उसका नाम आ गया है यहां पर। जैसे सबसे पहला जो हम लोग देख रहे हैं वो है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, या फिर क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड या क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। देखिए ये जो बॉन्ड बनता है ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। देखिए एक एटम दूसरे एटम को पूरा पूरा अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। फॉर एग्जांपल यहां पर सोडियम क्लोराइड को ले लेते हैं, दिस इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल। जैसे सोडियम Na और Cl को मिलाना है, आप जानते हैं कि सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके और Na+ बनाता है। मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, कोई भी मेटल का टेंडेंसी होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करे। कितने इलेक्ट्रॉन को, अपने बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को, जितना उसका वैलेंसी होता है। जैसे सोडियम का वैलेंसी 1, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज कर दिया, और सोडियम पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नॉन मेटल क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि ये नॉन मेटल है। अब ये इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां पर क्या आ जाता है, माइनस। अब आपके पास एक केटायन हो गया और क्या हो गया, एनायन हो गया, Na+ एंड Cl-। तो ये क्या बना लेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो जब कोई एटम, देखिए अगर इसको हम ऑक्टेट से समझेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, क्लोरीन का 287 होता है। अगर सोडियम क्या करिए, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसके भी 8 हो जाएगा। तो इसीलिए Na+ और Cl- का कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाता है। तो दोनों के बाहरी कक्षा में क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसीलिए सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर करता है कि क्लोरीन को भी 8 इलेक्ट्रॉन होगा और सोडियम को भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि 8 एक रेफरेंस है हैलोजन नोबल गैस की तरह होने का, जिससे कि ऑक्टेट पूरा हो गया, मॉलिक्यूल क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ये हो गया आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड में इसी तरह से MgCl2 को आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 करेगा तभी 8 पूरा हो जाएगा होगा। तो दूसरा 2 क्लोरीन आएगा, अगर क्लोरीन को लेना है तो 2 क्लोरीन आएगा, क्योंकि एक क्लोरीन तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो 2 क्लोरीन आकर के दोनों इलेक्ट्रॉन लेगा, MgCl2 लिखना पड़ेगा इसके लिए। अगर हम AlCl3 की बात करें, AlCl3 की बात कर रहे हैं, AlCl3 कैसे बनेगा, एल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और Al3+ होगा। अब एल्युमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन देना है, लेकिन क्लोरीन तो एक ही लेगा, तो 3 क्लोरीन आता है, 3 क्लोरीन आता है और तीनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के और 3Cl- बना देता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो रहा है। और अब Al3+ और 3Cl- एक साथ होकर के और क्या बना देता है, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यही है आयनिक बॉन्ड का तरीका। ये बहुत कुछ खास नहीं है,
इसके बीच में अगर पूछा जाए फोर्स क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के को क्या लिखते हैं 1/4πε0। ये सब चीज भी देखने को मिलता है इसमें, क्योंकि दो चार्ज के बीच में है तो अट्रैक्शन तो होगा। तो ये हो गया डेफिनेशन किसका, आयनिक बॉन्ड का। अब क्या कंडीशन होगा आयनिक बॉन्ड के लिए, देखिए एकदम स्टेप वाइज याद रखना है और पूरा टू द पॉइंट याद रखना है, ठीक है। जो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या बात, फिर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, फिर आयनाइजेशन प्रॉपर्टीज का, पोटेंशियल का, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, लैटिस एनर्जी का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, जो एटम इलेक्ट्रॉन जैसे दे रहे मेटल और नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड बनता है, ध्यान रखिएगा, मेटल और नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड बनता है। मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। तो याद रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है जैसे नॉन मेटल, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होगा। यह कंडीशन हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब क्या, कि जो एटम आयोनिक बॉन्ड बनाएगा उसके बीच में जो एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस आएगा, उसका डिफरेंस 2.0 या उससे अधिक होना चाहिए। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, किसी एटम का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का जो टेंडेंसी होता है वही उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाता है। पीरियोडिक टेबल में सबसे भयानक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एलिमेंट अगर कोई है तो वो फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, बाद में बात करेंगे। तो दो एटम के बीच इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ और है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ और है, तो दोनों का जो डिफरेंस लेना चाहिए हमको, दोनों का जब डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, या 2 से ज्यादा जितना हो जाना चाहिए, तभी आयोनिक बॉन्ड बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। 1.9 पर नहीं बनेगा। तीसरा आते हैं, क्या कंडीशन है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि जब कोई एटम अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन रिलीज करे तो कुछ एनर्जी उसको देना पड़ता है, तब जाके वो वहां से निकलता है। तो जब वो अपना बाहरी इलेक्ट्रॉन निकालता है तो ऐसे तो नहीं निकालेगा ना, न्यूक्लियस उसको पकड़ रखा है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है, आपको इसको बाहर करना है। तो बाहर करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स लगाना होगा। जितना फोर्स लगा के आप न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन को दूर करते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन को दूर करते हैं, तो जितना एनर्जी आप लगाए उसको हटाने के लिए, वही एनर्जी क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी के लिए यही समझिए। क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। अरे जरा सा एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, प्लस में बदल गया, तो बहुत आराम से आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। लेकिन आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, खींच के निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा है। अब ना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ना प्लस बनेगा और ना ही बॉन्ड बनेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए और वो पॉजिटिव चार्ज बन जाए और वो आयनिक बॉन्ड बना पाए। तो आईपी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, शॉर्टकट में समझाते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है, जब आप कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं न्यूट्रल एटम में, जैसे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो Cl- बनेगा। तो हमेशा अट्रैक्शन जहां पर हो, जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहां से एनर्जी बाहर निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलता है। दुनिया के कोई भी चीज में जब ऐड करेंगे ना तो एनर्जी उसमें से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो क्लोरीन जब अपना इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो उसमें से एनर्जी बाहर निकलता है। जो एनर्जी बाहर निकलता है ना, उसी का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये भी तो एनर्जी है ना। तो एनर्जी जितना बाहर निकल जाएगा एटम के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, तो उतना कम एनर्जी रहेगा। तो वो तो और अच्छी बात है, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो जितना एनर्जी निकल जाए, यानी जितना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो, तो मॉलिक्यूल के लिए स्टेबिलिटी उतना अधिक हो जाएगा। पांचवा आता है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या है, देखिए जब एक प्लस और एक माइनस मिल करके सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, 1 मोल प्लस कैटायन 1 मोल एनायन आपस में मिल करके जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर माने कि सॉलिड स्ट्रक्चर डेवलप करता है, तो इसके दौरान जो एनर्जी बाहर निकलता है उसी एनर्जी का नाम लैटिस एनर्जी है। तो यहां भी तो एनर्जी बाहर निकल रहा है ना। अब जब यहां भी एनर्जी बाहर निकल रहा है तो एनर्जी का बाहर निकलना तो मॉलिक्यूल के लिए और अच्छी बात है, मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी अचीव करेगा। जितना ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी इसका होगा, है ना। तो लैटिस एनर्जी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा एनर्जी क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ये 5 कंडीशन है
आयोनिक बॉन्ड को बनने के लिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनर का 1 2 3, एक्सेप्टर का 5 6 7, इलेक्ट्रोनिगेटिव का 2.0 और मोर। आईपी हाई होना चाहिए, सॉरी लो होना चाहिए, ईए हाई होना चाहिए, लैटिस एनर्जी हाई होना चाहिए। दैट्स ऑल। ये सारा कंडीशन एक आयनिक बॉन्ड के कंडीशन पर डिपेंड करता है, कंडीशन के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। एक आयोनिक बॉन्ड जहां होता है उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। थैंक यू वेरी मच।